हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि मुकुल और उसके दोस्त करेक्शनल होम से भागने का प्लान बनाते हैं और फिर लॉन्ड्री ट्रक में बैठ जाते हैं। फिर एपिसोड 7 में कोर्ट दिखाया जाता है जहां अवंतिका माधव से पूछती है मुकुल कहाँ है। तब माधव कहता है मेरे खबरी ने बताया है कि करेक्शनल होम से कुछ बच्चे भाग गए हैं। तभी लेखा वहां आ जाती है और कहती है अगर मुकुल भाग गया है तो हम जज को अभी बता देते हैं, टाइम भी बच जाएगा और अगली डेट भी मिल जाएगी। तब माधव कहता है कि नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिर कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है और तब तक मुकुल कोर्ट नहीं पहुंचा रहता है। तब जज लेखा से मुकुल के बारे में पूछता है। जैसे ही लेखा कुछ कहती तभी मुकुल वहां आ जाता है। फिर कार्यवाही आगे बढ़ती है और माधव कहता है योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन का कहना है कि घटना स्थल पर एक डब्बा मिला है। इस डब्बे में एसिड मिला, जिस एसिड का इस्तेमाल वारदात को अंजाम देने में किया गया था। चलिए मान लेते हैं, पर इस डब्बे का मेरे क्लाइंट से कैसे लेना देना है, इसको जोड़ने के लिए इनके पास एक महीन धागा है, वो है फिंगरप्रिंट। वो फिंगरप्रिंट वहां क्यों है, मेरे क्लाइंट ने अपने स्टेटमेंट में उसका जवाब दे दिया है। तब जज पूछता है और कुछ इस जेरी केन पे। तब माधव कहता है यस योर ऑनर, एक विटनेस है उस बंगले का कंस्ट्रक्शन बंद होने से पहले वहां के कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने टेस्टिफाई किया है कि ये या इनके टीम के किसी व्यक्ति द्वारा वहां कोई भी एसिड का जेरी केन का डब्बा नहीं छोड़ा गया था कंस्ट्रक्शन के दौरान। फिर माधव गोविंद भट्ट को विटनेस बॉक्स में बुलाता है। गोविंद प्लास्टिक पैकेजिंग का डिपार्टमेंट हेड रहता है। माधव गोविंद से पूछता है कि ये जो एविडेंस के तौर पर ये डब्बा यहाँ दिख रहा है, क्या ये एसिड रखने के लिए उपयुक्त है। तब गोविंद कहता है कि नहीं, ये प्लास्टिक कंटेनर एसिड रखने के लिए सही नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज से एसिड से प्लास्टिक गल जाता है। तब माधव एक पिक्चर दिखाता है और गोविंद से कहता है कि शायद इस पिक्चर को आप पहचानते होंगे, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तब गोविंद कहता है कि कोई इंफीरियर प्लास्टिक के यूज करने से एसिड लीक होने पर यह निशान तैयार हुआ है। तब माधव पूछता है आमतौर पर ऐसा निशान तैयार होने में कितना टाइम लगता है। तो गोविंद कहता है हफ्ता 10 दिन लग जाता है। फिर माधव कहता है कि योर ऑनर, ऐसे निशान लगने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं। तो यदि मुकुल ऐसा कोई प्लानिंग कर रहा था तो कम से कम एक हफ्ते पहले वो एसिड का डब्बा लाकर क्राइम सीन पर रख देता, जबकि एक हफ्ते पहले मुकुल को पता ही नहीं था कि वो मड आइलैंड जाने वाला है। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी सवाल है कि वो डब्बा यहाँ पर लाया कौन। तब जज लेखा से क्वेश्चन करने के लिए कहता है तो लेखा कहती है नो क्वेश्चन योर ऑनर। तब जज कहता है नो क्वेश्चन क्यों। तो लेखा कहती है यस योर ऑनर, नो क्वेश्चन, क्योंकि डिफेंस काउंसिल ने हमारा और कोर्ट का बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है। मुझे पता नहीं ये लॉ कहाँ पढ़ने गए थे, वो जेरी कैन कहाँ से आया, कब आया, क्यों आया, निशान कैसे बना, इससे क्या फर्क पड़ता है। उस जेरी कैन पे मुकुला आहूजा के फिंगरप्रिंट्स हैं और उसी जेरी कैन में एसिड मिला था जिससे जारा आहूजा का मर्डर हुआ था। इससे क्लीन और डायरेक्ट कनेक्शन मुझे नहीं दिखता, तो नो, मैं कोर्ट का और वक्त नहीं बर्बाद करूंगी, नो क्वेश्चन। फिर माधव कहता है मैं पटना कानून महाविद्यालय से पढ़ा हूँ। आप तो वहां से पढ़ी है ना, लंदन से, ब्रिटिश स्कूल ऑफ लॉ। तो आपको वहां ये सिखाया नहीं उन लोगों ने कि अपने कन्विक्शन को पहले टेस्ट करना चाहिए। अब ये बच्चा वहां अपराध करने के बाद सबूत क्यों छोड़ेगा, कहीं और क्यों नहीं छुपा देगा उसको। तब लेखा कहती है क्योंकि माधव जी, उसने सोचा ही होगा कि उसने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं। तब माधव कहता है कि कैसे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए हैं, वहां तो बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, यहाँ तक कि एसिड के डब्बे पर भी मिले हैं आधे अधूरे। तब लेखा कहती है कि जल्दबाजी में उसने छोड़ दिया होगा। फिर माधव कहता है ये जब विक्टिम को कार में लेकर वहां आता है, अपराध करता है, तो साक्ष्य मिटाने और उसको कार में लेकर कहीं दूर छोड़ने की बजाय ये क्यों अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाने के आधे अधूरे प्रयास करेगा। ये लॉजिक तो मेरे समझ से परे है। योर ऑनर, मेरा मानना है कि मुकुल के बाद कोई और व्यक्ति वहां आया और उसने ग्लव्स पहनकर उस डब्बे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुकुल के फिंगरप्रिंट्स आधे अधूरे बच गए और नए व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स आए ही नहीं। फिर माधव कहता है कि मैं वकील साहिबा को बता दूं कि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है आरोप साबित करना, न कि डिफेंस की। इन्हें तो मेरी सारी बातें तुक्केबाजी और अनुमान लगती हैं। तो सबसे पहले आप रीजनेबल डाउट को खत्म करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, उसके बाद मैं भी आपको बोलूंगा लंदन की तरह आई बेग योर पार्डन। तब लेखा कहती है मेरे प्रिविलेजेस को जज करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी माधव जी। फिर कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। फिर दिखाया जाता है
कि अवंतिका मुकुल से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम भाग गए। तब मुकुल कहता है, भाग के कहाँ जाता मॉम, और मैं भागता तब जब मैंने कुछ गलत किया होता। फिर करेक्शनल होम दिखाया जाता है जहां सुपरिटेंडेंट मुकुल से कहता है कि अपने शागिर्द के साथ तुम भी भाग जाते, सारी ट्यूशन तो तुमने ही दी होगी। तब मुकुल कहता है कि मुझसे बोल के नहीं भागे वो लोग, और मुझे प्लान पता होता तो मैं भाग जाता ना सर। आप चाहो तो आइसोलेशन में डाल दो, वैसे लड़के भागे कैसे, आपकी सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है। फिर दिखाया जाता है कि माधव और दीप बिल्डर से मिलने जाते हैं। माधव बिल्डर से पूछता है कि क्या आपको लगता है कोई बिजनेस का दुश्मन है जिसने ये सब करवाया है। तो बिल्डर बोलता है कि अगर जारा का एड न्यूज़पेपर में छप जाता तो हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर माधव पूछता है कि आपने जारा को ही क्यों सेलेक्ट किया इस एड के लिए। तब बिल्डर बोलता है कि ये तो मुझे पता था कि वो बहुत बड़ी स्टार है, फैमिलीज उसे बहुत पसंद करती है। वैसे महेंद्र जी ने ही उनका नाम रिकमेंड किया था क्योंकि इनकी बेटी जारा को बहुत पसंद करती थी। उसके बाद माधव वहां के एम्प्लॉयज की डिटेल्स लेकर वहां से निकल जाता है। फिर माधव घर आकर सीसीटीवी वीडियो चेक करता है, उसे महेंद्र पर शक होता है। फिर दूसरे दिन माधव और दीप महेंद्र के घर जाते हैं, बट महेंद्र घर पर नहीं होता। तो माधव महेंद्र की वाइफ से पूछताछ करता है और माधव वॉशरूम जाने के बहाने घर से कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है और उसे दवा की पर्ची मिलती है जो कि महेंद्र की होती है। उसके बाद माधव और दीप वहां से निकल जाते हैं। फिर माधव डॉक्टर के पास जाता है उस दवा के बारे में पूछने के लिए। तो डॉक्टर कहता है, ये लंग इन्फेक्शन के लिए दवा लिखा था मैंने। तब माधव पूछता है कि ये इन्फेक्शन होता कैसे है। तो डॉक्टर कहता है, जब भी कोई केमिकल के साथ काम करता है तो ऐसा होता है। फिर माधव और दीप पुलिस के पास जाते हैं ये पता करने के लिए महेंद्र की बेटी का डेथ कैसे हुआ था। वहां जाने के बाद पुलिस ऑफिसर बताता है कि रितु ने सुसाइड किया था। वो शायद फिनाइल पीना चाह रही थी पर गलती से एसिड पी गई और तुरंत ही उसकी मौत हो गई। बच्ची बहुत सोशल नहीं थी, अपने आप में रहती थी। फिर दीप माधव को रितु का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है जहां रितु जारा के कैरेक्टर बिट्टू के वीडियोस बनाती थी और रितु के लास्ट वीडियो को काफी ट्रोल किया गया था और उस वीडियो पर जारा ने भी कमेंट किया था, जिसके बाद जारा के फैंस ने रितु को और भी ट्रोल किया था। फिर माधव का घर दिखाया जाता है जहां रत्ना माधव से पूछती है क्या सोच रहे हैं। तो माधव कहता है, यही सोच रहा हूँ कि महेंद्र और सरोज की बच्ची रितु ने एसिड क्यों पिया। पुलिस रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं दर्ज है, ना ही ट्रोलिंग के बारे में कोई जानकारी है। तब रत्ना कहती है, माँ बाप को तो पता है ना। तो माधव कहता है, माँ खामोश है। तब रत्ना कहती है, वो लोग कोर्ट में तो सच बोल ही देंगे। फिर माधव कहता है, कटघरे में लाने से ज्यादा जरूरी सच जानना है अपने कंफर्मेशन और अनबायस्ड ओपिनियन के लिए। फिर रत्ना कहती है कि कोर्ट मत ले जाइए पर इंफॉर्मेशन तो निकलवा लीजिए। तो माधव कहता है कि अब तक महेंद्र मना कर चुका होगा अपनी वाइफ को कि मिश्रा से बात मत करना। तब रत्ना कहती है, मुझसे तो वो बात कर ही सकती है, वकील नहीं है तो क्या, पर बातें करने का गुण मेरे में कूट कूट कर भरा हुआ है। फिर दूसरे दिन रत्ना सरोज से मिलने जाती है और सरोज से कहती है कि हम होम ब्यूटी सर्विस देते हैं, पर सरोज मना कर देती है। फिर रत्ना काफी कोशिश करती है फिर भी सरोज नहीं मानती। फिर रत्ना कहती है, मैडम मेरी भी थोड़ी सी कमाई हो जाएगी, मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और पति जेल में है। फिर सरोज रत्ना को घर में आने देती है। फिर रत्ना बात करते करते पूछती है कि आपके बच्चे लोग कहाँ हैं, स्कूल गए होंगे। तब सरोज कहती है, मेरी एक बच्ची थी रितु 16 साल की, वो अब नहीं है। तब रत्ना कहती है, बच्ची बीमार थी क्या। तो सरोज कहती है, नहीं वो बिल्कुल ठीक थी, बीमार तो हम थे, हमें उसकी तकलीफ और दर्द को समझ नहीं पाए और उसने अपनी जान ले ली। तब रत्ना कहती है, हमारे पड़ोस में भी एक बच्ची रहती है, उसके स्कूल में एक लड़की ने एसिड पीकर अपनी जान ले ली 11 स्क्वायर एकेडमी में। तब सरोज कहती है, वो बच्ची मेरी रितु ही थी, उसने एसिड पी लिया था और हम चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। फिर सरोज कहती है कि पहले हम कुछ समझ नहीं पाए। रितु के जाने के बाद कॉलोनी का एक बच्चा उसका अकाउंट दिखाया, मैं रोज उसका अकाउंट देखने लगी, देख देख के याद करती थी उसको। एक दिन मैं वीडियो देख ही रही थी कि ये घर आ गए, इन्होंने भी वीडियोस देखना शुरू कर दिया। उसका आखिरी वाला वीडियो भी देखा और कमेंट्स पढ़े और वीडियोस को देखते ही उन्हें कुछ हो जाता, परेशान से रहते थे, उनका मन अशांत था।
फिर महेंद्र के पास कॉल आता है कोर्ट में आने के लिए और महेंद्र सरोज पे काफी गुस्सा करता है कि तुमको मना किए थे किसी से बात मत करना, फिर भी तुमने बात की।